हेलो, नमस्ते बच्चे। आशा करता हूँ सब कुछ सही चल रहा है। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा तरह से चल रहा है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो रियल नंबर का पूरा डिटेल वीडियो है, जिसमें आपको हर एक कंसेप्ट को मतलब पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा बहुत ही आराम से, धीरे धीरे से। ये कंसेप्ट वीडियो है रियल नंबर का। कंसेप्ट वीडियो के बाद मैं मतलब एक्सरसाइज 1 पढ़ाने वाला हूँ। 1.1 वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, फिर 1.2 उसके नेक्स्ट वीडियो में होगा, फिर 1.3 उसके नेक्स्ट वीडियो में, और 1.4 आखिरी वीडियो होगा। तो ये एनसीईआरटी का होगा वीडियो। इसके बाद कुछ एडवांस और हॉट्स और एचओटीएस जो क्वेश्चंस है वो मैं पढ़ाऊंगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि ऑलमोस्ट आपको पता है कि ये पैंडमिक की वजह से, कोविड की वजह से जो है पैटर्न चेंज हो रहा है एग्ज़ाम का। तो नवंबर और दिसंबर मंथ में आपका एग्ज़ाम एक होने वाला है जो कि स्कूल लेवल पे होगा, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे, और जो कि टोटली बेस्ड ऑन एमसीक्यू होगा, जिसमें केस स्टडीज़ होंगे। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, राइट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आए कि कॉम्पिटिशन बेस्ड सम्स किस तरह के आते हैं, या एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर किस तरह से सम्स आएंगे, केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है। तो ये सब मैं धीरे धीरे मतलब हर एक वीडियो में बताते रहूँगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सीक्वेंस वाइज आप मेरा वीडियो देखिएगा तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, और आपको आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से चालू करता हूँ रियल नंबर का, कि इस चैप्टर में आप पढ़ने क्या वाले हो और कैसे कैसे पढ़ने वाले हो, मतलब पहले क्या पढ़ोगे उसके बाद क्या पढ़ोगे। तो ये सब सीक्वेंस भी मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में, तो रियल नंबर्स में 10वीं कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। 9वीं में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको 9वीं में कोई डाउट होगा तो आप मेरा 9वीं का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका रियल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, राइट। तो आप जो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो वो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। ठीक है, इसके ऊपर एक्सरसाइज 1.1 एकदम डेडिकेटेड है, जिसमें सम्स है यूक्लिड्स लेमा के ऊपर। ठीक, तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ेंगे, और इसी का एक और वर्जन है जिसको यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम बोलते हैं, राइट। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम है जो हम पढ़ेंगे। ठीक, वो लेमा ही है बट थोड़ा सा चेंज है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे, जिसके मदद से हमें एचसीएफ ऑफ 2 नंबर निकालने को दिया जाएगा। एग्जाम में भी आता है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, हमें एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स निकालने पड़ेंगे। तो ये हो गया पहला एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर एचसीएफ के ऊपर बेस्ड करके आपको वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे, जिस पे आपको ध्यान देना है। एचसीएफ के ऊपर बेस्ड करके वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, मतलब आपको एचसीएफ क्या है इसके बारे में भी जानकारी चाहिए। तो ये हो गया पहला चीज़ जो आप पढ़ने वाले हैं, जो पहले एक्सरसाइज में है। हाँ, और एक बात बता दूं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड करके प्रूविंग सम्स आते हैं। किस तरह के सम्स आते हैं? प्रूविंग सम्स। प्रूव दैट, ओके, दैट ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर्स, नंबर सिस्टम कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ओके, प्रूव दैट नंबर्स, इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, इवन नंबर को 2 क्यूब बोल सकते हैं, ऑड नंबर को 2 क्यू प्लस 1 बोल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रूफ है जो जिसके बारे में हम बात करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, और इसके एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में तो एग्जांपल्स भी सॉल्व करने वाले हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। वीडियोस को अंत तक देखिए, जिससे आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक, नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा वो पूरा पूरी फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड होगा। फंडामेंटल थियोरम, फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। इसके ऊपर बेस करके बहुत तरह के सम्स आएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बता दूं इस पे बेस्ड करके किस तरह के सम्स आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के डिफरेंस, और
प्राइम नंबर के डिफरेंस क्या है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए, तो ही हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक, तो इससे आपको सम्स आएंगे, आपको एचसीएफ एलसीएम दोनों सीखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर से एक बार एचसीएफ एंड एलसीएम की जानकारी अच्छी तरह से, इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों के ऊपर, तो आपको समझना होगा। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि उस प्रॉब्लम को देख के समझना होता है कि उसमें एचसीएफ लगाएंगे या एलसीएम लगाएंगे। तो आपका अगर कंसेप्ट एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पूरी तरह से क्लियर है तभी आप वो कर सकते हैं। आपको सिर्फ फुल फॉर्म अगर आता है एचसीएफ और एलसीएम का तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको वो समझदारी अच्छी तरह से रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम होता क्या है। अगर ये आप अच्छी तरह से समझते हैं तो आप वर्ड प्रॉब्लम को देख के समझ जाएंगे कि आप उसमें एचसीएफ लगाने वाले हैं या एलसीएम लगाने वाले हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी टाइप की जो सम्स यहाँ पे आती है कि प्रूव दैट 4 टू द पावर n नेवर एंड्स विथ जीरो, नेवर एंड्स विथ जीरो, ठीक है। तो इस तरह की एक सम्स आती है, या 6 टू द पावर n, ये सब एक ही तरह के सम्स है, ठीक है। तो इस तरह के सम्स इस एक्सरसाइज से आती है, राइट। तो ये हो गया आपका टाइप 2, और टाइप 3 भी मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर दूंगा जो आपको समझ में आ जाए। तो तीसरा जो चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं रियल नंबर में, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूँ। द थर्ड थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर इज रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, रिविजिटिंग इरेशनल। इरेशनल नंबर तो ऑलरेडी आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जो इरेशनल नंबर्स हैं एक्सरसाइज 1.3 में जो आएगा वो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि प्रूफ कीजिए कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, या 1/√3 जो है इरेशनल नंबर है, या 2 - √3 जो है इरेशनल नंबर्स है। तो इस तरह के सम्स आपके आएंगे थर्ड एक्सरसाइज में, राइट। और लास्ट एक्सरसाइज जो आपका आएगा वो है रिविजिटिंग रैशनल नंबर के ऊपर, राइट। मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, रिविजिटिंग रैशनल नंबर, ओके, रिविजिटिंग रैशनल नंबर। तो इसके ऊपर आपको मतलब आएगा रिविजिटिंग रैशनल नंबर। तो रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स में आपको पता है रैशनल नंबर्स किसे बोला जाता है, कोई भी नंबर जिसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए वो रैशनल नंबर होता है। उसके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशंस जो होंगे वो किस प्रकार से होंगे, कैसे होते हैं, ये भी आपको पता है। हाँ, रिकरिंग नंबर्स अगर होते हैं तो वो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक। तो इस तरह के सम्स हैं, और इसमें एक खास तरह के सम्स हम करेंगे इस एक्सरसाइज में जो 1.4 है, कि कितने प्लेस बाद वो लाइक उसका डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाता है। आफ्टर हाउ मेनी प्लेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दैट रैशनल नंबर विल स्टॉप। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाला है जो कि बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। एक बार आपको समझ में आएगा तो ये कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि हमने एक बार आप देख लीजिए पूर्ण तरह से कि हमने किया क्या है। तो मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दूँ इसको कि ये चीज़ें हैं जो हमने अभी तक डिस्कस की है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि एल्गोरिदम्स, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट, ये सब थोड़ा हम देख लेंगे, ठीक। तो थियरम 1.1 जो है वो आप पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा होता क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या क्या करने वाले हैं तो इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, और यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में करके हम एल्गोरिदम और लेमा के बारे में जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, और फिर यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है उसके ऊपर बेस्ड करके कुछ सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक्चुअली एचसीएफ हम निकालने वाले हैं यहाँ पे जो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के मदद से हम करेंगे, और फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे जो पहले से हम जानते हैं, लेकिन दोनों एक साथ बताऊंगा तो आप मतलब कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल है जिसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और उसके बाद इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम पहले से शुरू कर देते हैं। ऑलरेडी हमने पहला जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको दे दिया। अब यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है, तो यूक्लिड्स एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे,
हु वाज यूक्लिड्स, ही वाज वन ऑफ द फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन। ओके, और इनके ऊपर आपने 9वीं कक्षा में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जिसमें आपने बहुत सारे पोस्टुलेट्स और थियोरम्स के बारे में जाना था जो यूक्लिड्स ने ही लिखा था, राइट। तो यूक्लिड्स ने डिवीजन लेमा का डिस्कवरी किया, ठीक है। और डिवीजन लेमा क्या होता है, एज द नेम इज सेल्फ इज सजेस्टिंग दैट समथिंग इज रिलेटेड विद डिवीजन। भाग से रिलेटेड कोई चीज़ है, मतलब कोई नंबर को किसी और नंबर से हम विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, उसी से रिलेटेड है। और लेमा का मतलब कुछ नया नहीं होता है, लेमा वन टाइप ऑफ थियरम ही होता है। तो लेमा और थियरम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। और उसका डेफिनेशन भी नेक्स्ट पेज में है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि ये एक तरह का प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके मदद से हम और भी आगे जाके और भी बड़े बड़े स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो ऑलरेडी अ टाइप ऑफ प्रूवन स्टेटमेंट इज देयर, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रूवन स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू प्रूव अनदर statement that is all about lemma. तो let's talk about Euclid's division lemma. तो आपके पास दो नंबर है, what they are saying that given positive integers a and b, पॉजिटिव इंटीजर्स a और b है, आपको दिया गया है, ठीक है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, जिसमें a जो होगा वो b से बड़ा होगा। इन दिस केस वन थिंग यू हैव टू नोट दैट a इज ग्रेटर देन b, और a को आप b से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान में दीजिए, ये चीज़ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर पाए। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, आपने 9वीं कक्षा में भी देखा होगा, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जब पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उस समय भी आपको याद होगा कि आपने ऐसा किया था, ठीक है। तो कोई एक नंबर, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे रफ में, देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि होता क्या है कि अगर आप a को b से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट में q आता है, और यहाँ पे समझ लीजिए b को q से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे कुछ तो c आएगा, और c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर में r आएगा। तो यहाँ b जो है ये आपका डिवाइजर हो गया, राइट, ये आपका डिवाइजर है। a जो है ये आपका डिविडेंड है, राइट, और q जो है आपका कोशेंट है, राइट, ये आपका कोशेंट है, और r जो है आपका रिमाइंडर है। तो इसी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है कि आपको अगर दो नंबर दिया जाए जिसमें से पहला नंबर a है दूसरा b है, और a b से बड़ा है, और a को अगर हम b से डिवाइड करते हैं तो हमें इस तरह के एक्सप्रेशन मिलेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का जो वैल्यू है वो एक लिमिटेशन में रहेगा। उसका लिमिटेशन ये है कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर जो होता है b से हमेशा छोटा होगा, जिसको डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको आसानी होगी समझने में, कि जैसे मैं समझ लीजिए कि 13 को 5 से विभाजित कर रहा हूँ, ओके, आई एम डिवाइडिंग 13 बाई 5। तो अगर 13 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 टू ज़ा क्या होता है, 10 होता है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, राइट। तो अब ये पूरा चीज़ जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं, 13 इंटू इज इक्वल टू 5 इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 जो है रिमाइंडर है। तो ये पूरे चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो 13 है दिस इज एक्चुअली योर ए डिविडेंड, राइट। ये जो 5 है ये आपका डिवाइजर है जिसको हम बोलते हैं b, और ये 2 जो आया ये आपका कोशेंट है जिसको हम बोलते हैं q, और ये 3 जो आया वो है आपका r रिमाइंडर, ठीक। तो ये चीज़ जो हो गया ये आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया, राइट। और 3 जो है ये हमेशा b से छोटा होगा, मतलब b यहाँ पे क्या है, 5 है, तो ये हमेशा 5 से छोटा ही होगा, और 0 या 0 से बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर विच यू आर डिवाइडिंग, ठीक। तो r का जो वैल्यू है, क्योंकि हम यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो r का जो वैल्यू है, ठीक है, रिमाइंडर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन लेस देन b, और b यहाँ पे क्या है, 5 है, तो लेस देन 5 होगा। मतलब r का जो मान होगा वो ये हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 कभी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर 5 है। तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है। ये चीज़ को आप मतलब दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि रिमाइंडर का जो मान होता है वो डिवाइजर से बड़ा कभी नहीं होगा। रिमाइंडर शून्य हो सकते हैं और शून्य से लेके डिवाइजर से एक कम होंगे, ठीक है, लेकिन डिवाइजर नहीं होंगे, राइट। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इसी को कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा समझ में आया।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव के तरफ। ठीक, तो अब मैं एल्गोरिदम के बारे में आपको बताने वाला हूं और लेमा क्या होता है उसके बारे में भी बताने वाला हूं, और ये जो मैथमेटिशियन है इनके बारे में भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पेपर है वो एमसीक्यू आने वाला है। तो पता नहीं किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर नाम पूछ दिया गया एल्गोरिदम कहाँ से आया है या इस तरह का, और चार ऑप्शन दे दिया गया, तो आप मतलब प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपको। तो चलिए देखते हैं। एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम होता क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, तो collection of a series of well defined steps which is actually written in the form of a sequence, a proper sequence, and by the use of which you can able to like perform or solve a particular task। एक खास तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स दिया जाता है और वो स्टेप सीक्वेंस में होते हैं, और उन स्टेप को सीक्वेंस में फॉलो करके अगर आप किसी खास तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, तो उसे एल्गोरिदम कहा जाता है, राइट। तो जैसे कि मैं एक एल्गोरिदम बनाने वाला हूं जूता पहनने के लिए। ध्यान से सुनिए, मैं जूता पहनने के लिए एल्गोरिदम बनाने वाला हूं। तो मैं अगर जूता पहनने के लिए एल्गोरिदम बनाऊंगा तो स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? तो पहले तो स्टेप्स होगा कि जूता और मोजा को ढूंढो। दूसरा स्टेप्स है पहले जूता पहनो, और तीसरा स्टेप्स होगा पहले मोजा पहनो। ऐसा होगा, राइट? रॉन्ग, हाँ। यस यस, करेक्ट। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले तो जूता और मोजा को ढूंढो, ये सही है। उसके बाद होगा कि आप पहले मोजा पहनो, सेकेंड स्टेप, और थर्ड स्टेप होगा आपने जूता पहना। तो ये तीन स्टेप में आपने जूता को पहन लिया। तो ये तीनों स्टेप प्रॉपरली वेल डिफाइंड हैं, ठीक है। और ये तीनों स्टेप को मैं अगर फॉलो करता हूं तो मैं जूता को पहन लूंगा, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम हो गया जूता को पहनने के लिए। तो इस तरह से हमें स्टेप वाइज सीक्वेंस में कुछ स्टेप्स दिए जाते हैं। हर स्टेप्स कुछ काम को अंजाम देता है और उसके मदद से हम नेक्स्ट स्टेप तक पहुंच पाते हैं। और ऐसे सभी स्टेप को एक सीक्वेंस में परफॉर्म करने के बाद एक बड़ा कोई टास्क पूरा होता है जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो ये हो गया एल्गोरिदम। यूक्लिड्स लेमा जो है वो एक लाइन का एक्सप्रेशन है। उसी लेमा को अगर हम बार बार यूज करेंगे, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो एचसीएफ बोला जाता है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए उसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कहा जाता है। तो हम बोलते हैं फाइंड द एचसीएफ of this given two numbers by using Euclid's division algorithm, not lemma, right? तो वो ध्यान में रखना है कि एल्गोरिदम और लेमा में अंतर क्या है, राइट? अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वर्ड एल्गोरिदम comes, so the word algorithm comes from the name of the 9th century Persian mathematician Al-Khwarazmi. In fact, even the word algebra is also derived from a book he only wrote called Hisab al-Zabr wal Muqabla. Okay, so that is where from the word algebra as well as algorithm has come. So he is the person who has given the word for the algorithm as well, a name to the algorithm, as well as he has also given a name algebra. Okay, so that is what is the contribution of a great mathematician Muhammad ibn Musa al-Khwarazmi, Persian mathematician. And lemma, what is lemma? Lemma is a proven statement used for proving another statement. So it is already a proven statement, and with the help of that statement you are going to prove another statement, and that is called lemma. Okay, so like if you have read Euclid's geometry in your class 9, अगर आपने क्लास 9 में यूक्लिड्स ज्योमेट्री को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि वहाँ पे बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं, वो जो कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो प्रूफ नहीं है, लेकिन उस पोस्टुलेट की मदद से हम कुछ थियोरम को प्रूफ कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। जैसे कि लाइन, तो लाइन क्या होता है, पॉइंट, पॉइंट किसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब एक डेफिनेशन दिया गया है लाइन का, पॉइंट का, लेकिन वो डेफिनेशन मतलब फुल प्रूफ नहीं है। हाँ, कोई मार्कर से पॉइंट देता है तो भी पॉइंट है, कोई पेंसिल से पॉइंट देता है तो भी पॉइंट है। तो इस तरह के मतलब काफ़ी डेप्थ में चला जाएगा, लेकिन सिंपल सा चीज़ है कि कुछ ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है और उनके मदद से आप और भी बहुत सारे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, जिसे हम लेमा बोलते हैं। और आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका एल्गोरिदम और लेमा के बारे में। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज और आवर नेक्स्ट स्लाइड, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, राइट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, so we are going to solve some sums, okay, and some examples are already there. So what I will do the examples from the book, which will be, and one more example I will do so that it will be understandable by you.
ओके, सो व्हाट इज आवर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? आवर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? लेमा ये होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। और हम यहाँ पे फाइंड, मेरा जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं वो ये है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 455 and 42, 455 and 42 by using Euclid's division lemma, by using Euclid's division algorithm, sorry, it is algorithm not lemma, because again and again we are using the lemma, it becomes algorithm. Now we will solve it. Solution, ठीक है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमें साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि 455 जो है वो 42 से बड़ा है, राइट। तो हमें क्या करना है, 455 को डिविडेंड लेना है और 42 को हमें डिवाइजर लेना है। अब 42 कितने बार में 455 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 10 टाइम करेंगे तो 420 होता है, राइट। इफ आई विल राइट 10 हियर, 42 इंटू 10 विल बी 420, राइट। और फिर से अगर 11 कर दिया तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा 455 से, राइट, इजंट इट? ओके, तो 62 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा तो नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो 420 और 450 में से 420 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? कैन यू गेस? 420, 35 विल बी द रिमाइंडर, राइट, इट विल बी 35। अब यहाँ पे ये जो है इसको हम डिविडेंड ले लेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, और ये जो है इसको हम डिवाइजर लेंगे। तो 42 इज इक्वल टू 35, और 35 एक बार में ही डिवाइड करेगा और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, राइट। अब ये 35 हमने यहाँ पे ले लिया जो कि डिविडेंड है, और 7 को अब डिवाइजर लेंगे, राइट, 7। तो 7 इंटू 5 अगर करेंगे तो पूर्ण तरह से डिवाइड होता है, 7 5 35, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें करना है। तो जैसे ही 0 आ गया, मतलब ये जो 7 जो हमें यहाँ पे मिला था ना पिछला स्टेप में रिमाइंडर, जिसको हमने डिवाइजर लिया है नेक्स्ट स्टेप में, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 इज 7। हाँ, तो 7 ही है जिससे हम दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। 7 सबसे बड़ा नंबर है जो 455 और 45 दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये एक मेथड है, ये मेथड आपने नया सीखा है, और इससे पहले जो मेथड्स जानते हैं उसको भी हम कर लेते हैं एक बार, और दोनों में आपको फ़र्क पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे करते हैं, पहले तो हम 455 का फैक्टर्स निकालते हैं। तो हम 5 से निकाल सकते हैं, राइट। 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। अब मुझे दिख रहा है कि ये 7 से चला जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, राइट। अब यहाँ पे 13 आएगा, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, राइट। अब रह गया 42, अभी 42 का भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 42 का फैक्टर्स क्या क्या है, अभी 2 से ये जाएगा 21, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 7, और 7 1 ज़ा 7। तो अभी 455 का जो फैक्टर है वो हम लिख लेते हैं 5 इंटू 7 इंटू 13, और 42 का जो फैक्टर है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 7। अभी इन दोनों में जो कॉमन है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ, राइट। तो इन दोनों में हमें दिख रहा है क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 7, राइट। तो इन दोनों में दो नंबर ही कॉमन है जो कि 7 है, राइट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो इसीलिए एचसीएफ जो हो रहा है इन दोनों नंबर का, एचसीएफ ऑफ 455 और 42, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42 इज 455 एंड 42 इज 7। सो हम दोनों मेथड से हमने यहाँ पे किया, लेकिन क्वेश्चन में अगर बोल रहा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से करना है तो आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से ही करना है। अगर बोला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो जो मेथड क्वेश्चन में बोल दिया जाता है उसी मेथड से करना है। मैंने दोनों मेथड्स यहाँ पे समझा दिया है, आप कोई भी एक मेथड से कर सकते हैं।
क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ है वैसे। लेकिन अगर एमसीक्यू आएगा और सिर्फ आपको 4 ऑप्शन करने हैं तो आप कोई भी मेथड से करके जैसे जो आपको पसंद है, ठीक है, उससे करके आप एमसीक्यू के आंसर्स को टिक कर सकते हैं। ओएमआर शीट का पेपर आएगा तो ध्यान दीजिएगा, उसको सर्कल करना है तो वो प्रैक्टिस करना आप चालू कर दीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से वाइटल जानकारियाँ जो है मैं आपको बीच बीच में देता रहूँगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम में फ़र्क क्या है। एल्गोरिदम देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने यूक्लिड्स लेमा यूज़ किया है, फिर से यहाँ पे यूक्लिड्स लेमा यूज़ किया है, फिर यहाँ पे भी मैंने यूक्लिड्स लेमा यूज़ किया है। क्योंकि सेम लेमा को मैंने 3 बार यूज़ किया है, इसीलिए वो एल्गोरिदम हो गया। 3 स्टेप में मैंने इस सम्स को पूरा किया, ये एल्गोरिदम हो गया। तो बार बार जब हम लेमा को यूज़ करते हैं ना किसी एक पर्टिकुलर टास्क को हासिल करने के लिए, तो कार्य को हासिल करने के लिए उसे हम एल्गोरिदम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्पेसिफिक स्टेप्स, वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक, अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे क्योंकि एग्जाम्पल 1 जो था वो भी एचसीएफ ही निकालना था, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें मैं बहुत सारे एचसीएफ आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो एग्जाम्पल 2 से शुरू करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूक्लिड्स लेमा से ही ये सॉल्व होता है, राइट। तो यहाँ पे शुरू करते हैं इसको। सॉल्यूशन ले लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो जितने भी इवन नंबर्स है, सम संख्या है, ठीक है, नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, उनको 2q से एक्सप्रेस किया जा सकता है, और जितने भी ऑड नंबर है उनको 2q+1 से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये हमें करना है, ठीक, राइट। तो एक बार देख लेते हैं करना क्या है। ओके, तो हमें करना ये है, मैंने इधर रफ का कॉलम बना लिया, आप लोग भी रफ का कॉलम बना लिया कीजिएगा। हर पेज में जो सम्स करते हैं उसके बाजू में ही रफ लिखना चाहिए, ठीक है, तो उससे आपको आसानी होगा, राइट। और एग्जामिनर को भी आसानी होगा रिलेट करने से। अगर आपका आंसर कोई अगर रॉन्ग भी हो गया तो और उधर रफ में राइट है तो वो वहाँ पे मार्क्स दे सकता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 2q और 2q+1। हमारे पास दो नंबर्स है, एक है 2q और एक है 2q+1, राइट। अभी q का वैल्यू हम 0 से चालू करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं। तो अगर 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, राइट। q का वैल्यू अगर 0 है तो, अगर q का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1+2, 2+1 3 आएगा, राइट। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 है तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने 3 लिया तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, और डॉट 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 ऐसे चलेंगे। तो देखिए 2q जो कॉलम है, आपको जो 2q कॉलम मिल रहा है यहाँ पे, राइट, ये जो 2q का आपको कॉलम मिला है यहाँ पे सब इवन नंबर्स है, 0 2 4 6 8 10 ऐसा, ठीक है। तो ये आपके सब इवन नंबर है, और ये जो 2q+1 के कॉलम आ रहा है यहाँ पे सब आपको ऑड नंबर मिल रहा है, 1 3 5 7 इस तरह से डॉट 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 विषम संख्या, ये सम संख्या ना। तो 2q जो है वो सभी सम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2q+1 जो है वो सभी विषम संख्या को एक्सप्रेस कर रहा है। तो दैट इज व्हाट ऑड एंड इवन नंबर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो लेट अस डू दिस। ओके, अब इस सम को करते हैं, ठीक। ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आपको। सो वी नो दैट, हमें पता है by Euclid's division lemma we know that by Euclid's division lemma that a is equal to bq plus r where r is greater than equal to 0 and less than b, ये हमें पता है। let यहाँ पे क्योंकि हमें 2 और 2q+1 है तो b मतलब डिवाइजर जो है उसे 2 लिया गया, तो लेट b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 2 है। तो अब जो ये हमारा ये पिछला वाला एक्सप्रेशन है वो कैसे बन जाएगा, वो बन जाएगा a इज इक्वल टू 2q+r, राइट। अब b क्योंकि 2 है तो r का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2 होगा। मतलब r का पॉसिबल वैल्यू जो होता है वो 0 होगा या 1 होगा। तो यहाँ पे दो केस अराइज हो रहा है। जब मैं r का वैल्यू व्हेन r इज इक्वल टू 0 लेंगे तब हो जाएगा a इज इक्वल टू 2q, राइट।
ओके, तो a इज इक्वल टू 2q जो है वो इवन है, क्योंकि 2 से हम किसी भी नंबर को, अगर q का वैल्यू कुछ भी ले लें, q नंबर ही होगा ना, 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लो q का वैल्यू, तो 2 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन हो जाएगा। तो ये इवन का एक्सप्रेशन है, राइट। a इज इक्वल टू 2q व्हेन r इज इक्वल टू 0। और जब r इज इक्वल टू व्हेन r इज इक्वल टू 1 लोगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2q, और रिमाइंडर क्या है 1 है, तो 2q प्लस 1। तो इवन प्लस ऑड क्या हो जाएगा, ऑड। तो ये ऑड का एक्सप्रेशन हो गया और ये इवन का एक्सप्रेशन, इवन नंबर का एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड, राइट। ओके, तो यही प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया, राइट। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो जल्दी से नेक्स्ट सम में चले जाते हैं। थर्ड सम, show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer। तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के बारे में बताना है, राइट। तो हमें बताना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो 4q plus 1 और 4q plus 3 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। तो मैं लाइन ले लेता हूँ और लाइन लेके यहाँ पे अपना रफ कॉलम बना लेता हूँ, जो कि आसानी होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं हमें एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो क्या है, वो है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये एक्सप्रेशन है। और ये ऑड नंबर को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो आप q का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, पहले हम q का वैल्यू 0 ले लेते हैं। 4 इंटू 0 0 1 आएगा ना, तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर व्हेन q इज इक्वल टू 0, ठीक है, तब क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। जब q का वैल्यू आप 1 लोगे तब क्या होगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 ये 5 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 ये 7 हो जाएगा, ठीक है। जब q का वैल्यू आप 2 लोगे तो क्या होगा, 4 2 8 प्लस 1 ये 9 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, राइट। जब q का वैल्यू आप 3 लोगे तो क्या होगा, 4 3 12 प्लस 1 ये 13 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 3 12 प्लस 3 ये 15 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये चलते जाएगा। अब आप देखो ये जो नंबर हमें मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, 1 3 5 7 9 11 13 15, हमें सीक्वेंस से सब ऑड नंबर मिल रहा है, विषम संख्या मिल रहा है, राइट। मतलब 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो है वो ऑड नंबर को एक्सप्रेस करता है, राइट। तो ये ऑड नंबर को एक्सप्रेस करता है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया, ये सम नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। सम अब मैं करने वाला हूं, ठीक है। हाँ, लेट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो हमें ये पता ही है कि ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम b का वैल्यू लेंगे। हेयर अब b का वैल्यू क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 4 यूज है, तो b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका यूक्लिड्स लेमा बन कैसे रहा है, ऐसे बन जा रहा है, a इज इक्वल टू 4q प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4, राइट। r जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन 4, इसका मतलब क्या होता है, r का वैल्यू क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटा होगा। 0 से स्टार्ट करके लेस देन 4, तो 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 केसेस अराइज होंगे, ठीक है। तो 4 केसेस बन रहा है। केस 1 देख लेते हैं क्या होता है। केस 1 जो है वो ये है कि जब r का वैल्यू 0 होगा तब हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब हमारा a इज इक्वल टू 4q होगा, राइट। क्योंकि r 0 है, 4q प्लस 0 मतलब 4q। अभी 4 जो है इवन नंबर है और q का कोई भी मान हो तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा टर्म है ये आपका इवन हो रहा है, ये इवन है, राइट। वेट अ मिनट, लेट मी हैव द यूनिफॉर्मिटी। हाँ, ये इवन हो गया, राइट। तो ये इवन हो गया, ओके। सिमिलरली वी विल डू फॉर ऑड नंबर। अब हम केस 2 कर लेते हैं। केस 2 यहाँ पे कर लेते हैं जब r इज इक्वल टू 1 है। तो जब r इज इक्वल टू 1 है तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू 4q और रिमाइंडर 1 है मतलब प्लस 1। तो ये तो इवन है और उसमें 1 ऐड किया, तो इवन में 1 ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऑड, राइट। अब हम केस 3 ले लेते हैं,
Okay, now we will take case 3. Let us maintain the uniformity. ये बहुत ज़रूरी है. ये हो गया आपका odd, और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा. ओके, कोई बात नहीं. अब केस 3 कर लेते हैं हम. केस 3, जब r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट. जब r इज इक्वल टू 2 है तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 2. तो आपको क्या आ रहा है, 4q प्लस 2, और q की हमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना है. तो हम ये ऐसा ले लेंगे, a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, राइट. तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 2. अब ये क्या है, इवन है, और उसमें ऐड क्या हुआ, इवन नंबर ऐड हुआ. तो इवन प्लस इवन इवन होता है, राइट. तो सम संख्या में समी संख्या को ऐड कीजिएगा तो वो इवन ही हो जाएगा, सम संख्या ही हो जाएगा. तो यहाँ पे अब हम कर लेते हैं, ये हो गया आपका इवन. चलिए, इस बार मैं नहीं भूला, इस बार मुझे थोड़ा याद है कि करना क्या है, राइट. तो ये हो गया. अब आ जाते हैं लास्ट केस, दैट इज केस 4. तो केस 4 क्या होगा, अब आपको शायद पता है ऑलरेडी. जब r का वैल्यू 3 हो रहा है, राइट. तो केस 4 व्हेन r इज इक्वल टू 3. तो जब r 3 हो जाएगा तब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, राइट. अभी ये इवन नंबर है और उसमें ये ऑड नंबर ऐड हो रहा है. तो इवन में ऑड ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ऑड ही होगा. तो ये आपका ऑड नंबर है, राइट. प्रैक्टिस जो होता है वही परफेक्ट बनाता है आपको. देखिए, 3 बार मैं कंफ्यूज हो रहा था, रेड ग्रीन येलो ये लूँ, लेकिन लास्ट टाइम में मैंने कोई गलती नहीं लिया क्योंकि वो ध्यान में रहा. तो आपको ऐसे ही ध्यान में रख के मैथ्स करना है. तो अभी देखिए ऑड का एक्सप्रेशन क्या क्या हुआ. तो अभी हमारा जो ऑड का एक्सप्रेशन हुआ ये हुआ 4q प्लस 1, और एक हुआ 4q प्लस 3. बाकी दोनों तो इवन है, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, राइट. तो हमने ऑलमोस्ट कर लिया है यहाँ तक, राइट. और एक सम रह गया है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, उसको करके हम ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है. तो कहीं नहीं जाइएगा, वो वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो साथ बने रहिए आखिरी सम को पूरा करने तक, और फिर बच्चे ये सम में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, राइट. तो देख लेते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे. देखिए, स्वीट सेलर, एक मिठाई दुकान में एक मिठाई बेचने वाला है जिसके पास 420 काजू बर्फी है. 420 एक सिग्निफिकेंट नंबर है. हाँ, आपको पता है 420 क्या होता है, ठीक है. और लेकिन ये नंबर है, हियर इट इज़ अ नंबर, सो डोंट लाइक टेक इट अदरवाइज. और 130 बादाम बर्फी है, ठीक है. तो 420 काजू के बर्फी है और 130 बादाम के बर्फी है. She wants to stack them in such a way that each stack, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है stack. तो स्टैक का मतलब समझ में आता है आपको, एक के ऊपर एक के ऊपर. जैसे लाइब्रेरी में या आप अपने बुक सेल्फ में किताब रखते हैं ना, एक किताब के ऊपर दूसरी किताब, उसके ऊपर दूसरी किताब, तीसरी चौथी पांचवी किताब, तो वो एक स्टैक बच जाता है. जिस तरह किचन में मम्मी अगर बर्तन रखती है तो वो कैसे रखती है, एक बर्तन के ऊपर दूसरे बर्तन, एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट, तीसरे प्लेट, 4 प्लेट, तो वो स्टैक बन जाता है. तो ये स्टैक का एग्जाम्पल है, ठीक है. तो मिठाइयों को स्टैक में सजा के रखना है. तो आप अगर मिठाई दुकान में जाते हैं मिठाई लेने के लिए, तो उसका जो शोकेस होता है, जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा होता है, मिठाई ग्लास का जो शोकेस होता है, वहाँ पे आप देखेंगे ट्रे में मिठाई को उसी प्रकार से रखा गया है, एक मिठाई के ऊपर दूसरी मिठाई, तीसरी मिठाई, तो उस तरह से सजा के रखा गया हुआ है. तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, लाइफ प्रॉब्लम है, ठीक है. तो इसे ध्यान दीजिएगा. तो सी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर. तो इस तरह से स्टैक करना है कि हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ काजू का बर्फी या बादाम का बर्फी हो, एंड दे टेक अप द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे. तो लिस्ट एरिया ट्रे का तभी लेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा बर्फी हम एक मतलब रो में रख सकते हैं ना. और काजू का बर्फी और बादाम का बर्फी का अलग अलग मतलब वो स्टैक आएगा, राइट. तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बर्फी हम रख सकते हैं एक स्टैक में, और दोनों का ही मतलब सेम नंबर होना चाहिए. मतलब काजू का भी जितना नंबर हमें स्टैक बनाएंगे, जितना नंबर एक स्टैक में रहेगा, बादाम बर्फी का भी उतना ही नंबर एक स्टैक में रहेगा, राइट. तो ये करना है. तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है
कि जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एक स्टैक में आएगा, मतलब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब वो सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबरों को विभाजित कर सकता है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का। यहाँ पे बोला नहीं गया है हालांकि कौन सा मेथड से सॉल्व करना है, आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिदम से सॉल्व करूँगा, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है और 10वीं के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस सम को, राइट। तो यहाँ पे हमें दो नंबर दिए गए हैं। काजू बर्फी जो है वो 420 है और बादाम बर्फी जो है इज इक्वल टू 130 है, राइट। तो यहाँ पे क्या बड़ा है, 420 बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि 420 इज ग्रेटर देन 130, देयरफॉर व्हाट वी आर यूजिंग, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन। जब भी आप कोई चीज को इस्तेमाल करते हैं उसको लिखिए, हाँ, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को यूज कर रहे हैं, राइट। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम व्हाट वी कैन राइट लाइक दिस। 420 बड़ा है तो इसको डिविडेंड ले लिए, और 130 जो है वो आपका डिवाइजर है। और 130 420 को कितना बार में विभाजित करेगा, तो मुझे यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 बार में ये 390 होता है। हाँ, तो 133 ज़ा 390 और 420 से 390 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच रहा है, 30 बच रहा है, राइट। ठीक है, बिकॉज 390 प्लस 30 420 होता है, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका डिवाइजर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर है वो हो जाएगा डिविडेंड 130। ठीक है, और जो रिमाइंडर था वो हो जाएगा आपका डिवाइजर, राइट। अभी 130 को 30 कितने बार में डिवाइड करेगा, 4 टाइम, 34 ज़ा 120 होता है, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अब ये जो 30 है ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी डिविडेंड हो जाएगा, और ये जो 10 है ये आपका डिवाइजर हो जाएगा। अब 10 तो 30 को पूर्ण तरह से विभाजित कर सकता है, तो 10 3 ज़ा 30 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो पिछला स्टेप में जो सेकेंड लास्ट स्टेप में जो रिमाइंडर था वही आपका नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर है, वो डिवाइजर ही आपका एचसीएफ होता है। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज 10। मतलब बादाम बर्फी और काजू बर्फी जो है उनको अलग अलग 10 के ग्रुप में, मतलब स्टैक में सजाना है, और दोनों 10 के ही ग्रुप में आएंगे क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही माना गया था, तो वो कम से कम जगह लेंगे ट्रे का। ठीक है, तो 10 आ रहा है, तो व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस, 10 स्वीट्स शुड बी kept in each stack। अभी इस क्वेश्चन को जब हम केस स्टडी करते हैं तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे लेके जाया जा सकता है। ठीक है, तो धीरे जल्दी से मैं आपको बता देता हूं होता क्या है कि काजू बर्फी के कितने सारे स्टैक बनेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हर स्टैक में 10 है तो काजू बर्फी के 420/10 42 स्टैक बनेंगे। बादाम बर्फी के कितने स्टैक बनेंगे, तो 130/10 मतलब 13 स्टैक बनेंगे। टोटल कितने स्टैक बनेंगे, तो 42 प्लस 13। तो इस तरह से केस स्टडी में ये सम्स को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है बच्चों तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम गणित गुरु है, माई गणित गुरु है। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, ऐसे जो भी वीडियोस आगे मैं डालने वाला हूँ वो उसके बारे में आपको पता चलते रहेगा। और जो भी चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में आ रहे हैं उस तरह से मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस के साथ अलाइन हो। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।